अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? गर्दन नहीं हिलानी, 2 साइन बताए थे। यस। क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? गर्दन नहीं हिलानी, मैं दिखाई दे रहा हूँ। लोग थम्स अप कर रहे हैं। या अल्लाह, ये कैसे दिखाई दे रहा हूँ मैं तो खुद को भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये कौन लोग थम्स अप कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि वो मुझे देख सकते हैं? तो किसको देख रहे हैं भाई आप लोग? किसको समझ रहे हैं सरस्वती इतने दिन से आप? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? व्हाइट बोर्ड नहीं पूछ रहा, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। गुड। मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा। आंखों के आगे हाथ रखना है कि मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा। सही। कैन यू सी मी? यस। सो यू सी मी नाउ। ओके। तो कल की क्लास में नहीं। हमने जनाब कूलम्स कांस्टेंट स्टार्ट किया था, कूलम्स लॉ स्टार्ट की थी। और कूलम्स लॉ में हमने ये पढ़ा कि जब दो वो होते हैं, क्या, चार्जेस, जब दो वो होते हैं चार्जेस, तो वो एक दूसरे पर वो लगाते हैं, क्या, फोर्स। एक्सेलेंट। तो वो फोर्स या तो वो होती है या वो होती है, या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होती है। रिपल्जन एक्सेलेंट। और उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दैट फोर्स फोर्स is directly proportional to the product of their charges ऑफ द and चार्जेस inversely इनवर्सली proportional to प्रोपोर्शनली the स्क्वायर ऑफ of रेडियस distance बिटवीन देम। between them। अच्छा, हमारे कुछ प्यारे बच्चों का माइक म्यूट नहीं है, अगर वो म्यूट कर लें तो फिर बेहतर रहेगा, वरना आप लोगों को जो एंड पर प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो कुछ 3-4 गानों का मजमुआ मिलेगा। तो हेलो, कैन यू हियर मी? ओके, गुड। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा कि Coulomb's constant, K is a constant called Coulomb's constant, and this Coulomb's constant depends upon another constant which is called permittivity of the medium. Agreed? आवाज सही आ रही? Okay. So this permittivity of the medium depends upon the medium itself. जिस मीडियम में जितने कम मॉलिक्यूल होंगे उसके लिए परमिटिविटी की वैल्यू उतनी कम होगी। So the least value of permittivity of a medium is for free space, and that is called epsilon naught. तो epsilon की वैल्यू, permittivity of a medium की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए लिखी जाएगी epsilon naught। तो k की वैल्यू चेंज हो जाएगी 1/4 पाई epsilon naught, और epsilon naught की वैल्यू पहले से बता दी थी 8.85 into 10 पावर -12। आपने ये वैल्यू यहां रखी, आपको k की वैल्यू मिल गई 9 into 10 पावर 9, और आपने k का यूनिट निकाला तो वो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एग्री? और यहां से आप एप्सिलॉन नॉट का यूनिट भी निकाल सकते हैं। k इज इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया इज इक्वल टू 1/4 बाय k। एग्री? तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? 4 पाई का तो यूनिट होता नहीं है, तो 1/k का यूनिट होगा, लेकिन k का जो यूनिट होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो k का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही? और फिर हमने फ्री स्पेस के लिए इक्वेशन लिखी थी, फाइनली k को रिप्लेस किया था इसकी वैल्यू से, तो f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यहां तक हमने कल की क्लास में पढ़ा था। Are you all together? Yes? Good. सर मेरे कान में वापस मेरी आवाज क्यों आ रही?
कान में मेरी आवाज आनी चाहिए, लेकिन मेरे कान में मेरी आवाज मेरे दिमाग से आनी चाहिए, मेरे स्पीकर से दो दफा आवाज आनी चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आवाज तो नहीं आ रही है। And we're talking about the value of permittivity in the presence of a material medium. कल हमने बात की थी value of permittivity for free space. अब किसी मटेरियल मीडियम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी? किसी मटेरियल मीडियम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी? नाउ फाइंड। क्या एप्सिलॉन नॉट होगी? नो, एक्सेलेंट। क्या एप्सिलॉन नॉट से कम होगी? हो सकती है, कम तो हो तो सकती है ना भाई। फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट है, तो किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट से इसकी वैल्यू कम हो सकती है ना, और ज्यादा भी हो सकती है। एग्री? एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। मानते? नहीं मानते? शाबाश। क्यों? क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन फॉर फ्री स्पेस। तो सबसे कम वैल्यू है फ्री स्पेस के लिए। एप्सिलॉन नॉट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन व्हिच इज फॉर फ्री स्पेस। तो किसी मटेरियल मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से कम नहीं हो सकती, ज्यादा हो सकती है। यस, ज्यादा हो सकती है। एक्सेलेंट। तो एप्सिलॉन की वैल्यू जब भी मटेरियल मीडियम होगा तो वो एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगी। तो कितनी ज्यादा होगी? अब कितनी ज्यादा का डिपेंड करता है किस पर? मीडियम पर, और उसमें मौजूद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, मास पर। तो एप्सिलॉन विल बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। कितना ग्रेटर होगा? किसी का डबल होगा, किसी मीडियम का ट्रिपल होगा, किसी मीडियम का 1.5 टाइम्स होगा, लेकिन होगा सबका एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा। So every epsilon for example, epsilon for oil, epsilon for milk, epsilon for grease, epsilon for any medium will be greater than epsilon naught. अब कितना ग्रेटर होगा? किसी का 1.5 टाइम ज्यादा होगा, किसी का ट्वाइस होगा, किसी का थ्राइस होगा। तो बजाय इसके कि हम सबके लिए पूरी वैल्यू बार बार याद करें, हर मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू याद करने के बजाय एक आसान तरीका ये है कि आप एप्सिलॉन नॉट को फिक्स कर लें और ये देख लें कि उस मीडियम की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से कितने टाइम ज्यादा है। डबल है या ट्रिपल है या 10 टाइम ज्यादा है या 3 टाइम ज्यादा है या 1.5 टाइम ज्यादा है। तो जितने टाइम भी ज्यादा होगी उसको कह देंगे एप्सिलॉन आर। उसको कह देंगे एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर इज द relative permittivity of the medium, यानी कि एप्सिलॉन फॉर एनी मीडियम विल बी इक्वल टू क्या? एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? ट्वाइस होगा, थ्राइस होगा, 1.5 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, 10 टाइम्स होगा। जितना भी ज्यादा होगा उस ज्यादा वैल्यू का एप्सिलॉन आर कह देंगे। तो एप्सिलॉन आर टेल्स यू कि उस मीडियम का एप्सिलॉन नॉट से कितने टाइम ज्यादा है। ठीक है। मसलन हम ये कहते हैं कि भाई हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है काशिफ और उसके 20 मार्क्स हैं फिजिक्स में। अब बाकी सबके, उस बेचारे के सबसे कम आए, अब बाकी सबके मार्क्स उससे ज्यादा है, किसी के 40 हैं, तो उसके काशिफ से कितने ज्यादा हो गए? 40 वाले के कितने टाइम ज्यादा हो गए? 2 टाइम्स। किसी के 60 हैं, ठीक है, तो उसके कितने टाइम ज्यादा हो गए? 3 टाइम्स। किसी के 80 हैं तो उसके कितने टाइम ज्यादा हो गए? 4 टाइम्स। तो ये जो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स और 4 टाइम्स है, ये कहलाया रिलेटिव परमिटिविटी कि एप्सिलॉन नॉट के मुकाबले में कितनी ज्यादा है परमिटिविटी। सो एप्सिलॉन फॉर एनी मीडियम इज नाउ डिफाइंड एज एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और अगर आप चाहें तो एप्सिलॉन आर की अपनी इक्वेशन भी आप बना सकते हैं। यहां लिख देते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या? पूछिए इससे।
एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। सही सही लिखा है ये। खुदा के बंदो कभी खुद से भी देख लिया करो, सोच लिया करो, गलत पढ़ाए जाओ तो पढ़ लेंगे आराम से मजे से। ये सही लिखा है। व्हाट इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या? एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। उल्टा लिखा है जानबूझ के, ताकि जगाऊं आप लोगों को, ताकि पता लगे कौन जाग रहा है और कौन बैठ के सो रहा है। आजकल सुना ऐसा भी सिस्टम आ गया, बच्चा अपनी तस्वीर खींच के वेबकैम के आगे लगा देता है, पीछे लेट के सो रहा होता है। तो ऐसा ना हो, पता चलता रहे हमें कि आपने तस्वीर लगाई है या आप खुद भी है। तो हिलते जुलते भी लगे हुई भी करे, जरा जरा पता लगे कि आप लोग सब तस्वीर तो नहीं लगाई। हाँ वेरी गुड, शाबाश। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही, यानी कि एप्सिलॉन आर ये कह रहा है कि किसी मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से कितने टाइम ज्यादा है, हाउ मच मोर इट इज देन एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज एप्सिलॉन आर? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। लिखिए, कल यहां तक लिख लिया था हमने, देखे बगैर कह रहे हैं। हाँ यहां तक लिख लिया था, यस। अब आगे लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ permittivity, the value of permittivity for any material medium the value of permittivity for any material medium is greater than permittivity of free space. The value of permittivity for any material medium is greater than permittivity of free space. Hence, permittivity of material medium is given by equation epsilon is equal to epsilon r into epsilon naught। जी ये वाली इक्वेशन सबसे नीचे वाली लिखेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, where epsilon r is relative permittivity of the medium, where epsilon r is relative permittivity of the medium। क्यों जी, समझ आ रहा है यहां तक? ओके तो अब आप ये बताइए कि हम लिख के आए थे कि k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन। तो फ्री स्पेस के लिए तो एप्सिलॉन की जगह आ गया था क्या? एप्सिलॉन नॉट। तो मटेरियल मीडियम के लिए क्या आएगा? मटेरियल मीडियम के लिए एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो मटेरियल मीडियम के लिए k की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फ्री स्पेस के लिए थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और मटेरियल मीडियम के लिए हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। पहले समझ लीजिए इसको, फिर लिखेंगे। कहानी समझ आई कि फ्री स्पेस के लिए थी 1/4 यानी जनरल इक्वेशन थी 1/4 एप्सिलॉन। अब उस जनरल इक्वेशन में अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन की जगह आ गया क्या? एप्सिलॉन नॉट। और अगर मटेरियल मीडियम है तो एप्सिलॉन की जगह आ गया क्या? एप्सिलॉन आर
एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू को और मटेरियल मीडियम के लिए के की वैल्यू को कंपेयर करें तो किसका डिनोमिनेटर बढ़ गया, फ्री स्पेस का या मटेरियल मीडियम का? मटेरियल मीडियम का डिनोमिनेटर बढ़ गया। तो के की वैल्यू मटेरियल मीडियम के लिए क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू कम से कम होती है लेकिन के की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होती है, क्योंकि के का एप्सिलॉन से क्या ताल्लुक है, इनवर्स रिलेशन है। तो फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू कम से कम होती है, के की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होती है। बाकी सब मटेरियल मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू फ्री स्पेस के मुकाबले में ज्यादा होगी और के की वैल्यू फ्री स्पेस के मुकाबले में कम होगी। यू गेट द पॉइंट। कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू मटेरियल मीडियम में कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि कूलम्स कांस्टेंट डिपेंड करता है परमिटिविटी पे, और परमिटिविटी की वैल्यू मटेरियल मीडियम में बढ़ जाती है। लीस्ट वैल्यू परमिटिविटी की कहां है, फ्री स्पेस पे, जहां मॉलिक्यूल नहीं है। जहां मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे वहां एप्सिलॉन बढ़ता जाएगा, और जब एप्सिलॉन बढ़ता जाएगा तो के की वैल्यू कम होती जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ मटेरियल मीडियम। लिखिए, the value of Coulomb's constant decreases, the value of Coulomb's constant decreases in the presence of material medium the value of Coulomb's constant decreases in the presence of material medium and is given by और अब इसकी इक्वेशन लिख लेंगे, वो क्या होगी, K इज इक्वल टू 1/4 पाई, बोर्ड पे लिखी हुई है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट। और जब K की वैल्यू मटेरियल मीडियम के लिए चेंज हो गई, कम हो गई फ्री स्पेस के मुकाबले में, तो आपको क्या लगता है कूलम्स फोर्स पे क्या असर पड़ेगा कंपेयर टू फ्री स्पेस इन अ मटेरियल मीडियम? कूलम्स फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? यानी वही चार्जेस हैं, Q1 Q2 उतने ही चार्जेस हैं, वही डिस्टेंस उनके दरमियान r, लेकिन बजाय फ्री स्पेस के हमने मीडियम डाल दिया, मटेरियल मीडियम डाल दिया। पहले वो वैक्यूम में थे दोनों चार्जेस, अब आपने उसमें ऑयल डाल दिया। तो अगर आपने मटेरियल मीडियम डाल दिया या ऑयल डाल दिया तो आपको क्या लगता है कि कूलम्स फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? What will happen to Coulomb's force? तो Coulomb's force के लिए डिपेंड करेगा K पे क्या असर पड़ेगा। तो आपको पता है कि K की वैल्यू बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक्सेलेंट। तो K की वैल्यू कम हो जाएगी, लिहाजा Coulomb's फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि K कूलम्स फोर्स के साथ न्यूमरेटर में मौजूद है, तो कूलम्स फोर्स की वैल्यु भी कम हो जाएगी। तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी क्या, K की वैल्यू आपके सामने है, तो F इज इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी जगह आ गया, K की जगह आ गया। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट, और बाकी बचा क्या, Q1 Q2 upon r square. So this is the equation for Coulomb's force in free space. ठीक है, सो रहे हैं सारे। ये फ्री स्पेस की इक्वेशन लिखी है मैंने। मटीरियल मीडियम, दिस इज द वैल्यू ऑफ Coulomb's force for मटीरियल मीडियम। लिखिए आगे, इन द प्रेजेंस ऑफ मटीरियल मीडियम in the presence of material medium, the value of Coulomb's force decreases and is given by in the presence of material medium, the value of Coulomb's force decreases and is given by
इक्वेशन, फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे और के की वैल्यू लिख देंगे। नहीं क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F is equal to 1/4 pi epsilon r epsilon naught Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें अब तक की कहानी से ये समझ आया कि कूलम्स फोर्स डिपेंड करती है तीन चीजों पे, पहले Q1 पे, Q2 पे और R पे, और K होता है कांस्टेंट। लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये उस वक्त तक कांस्टेंट है जब तक मीडियम फिक्स है। तो अगर मीडियम चेंज होगा तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर K की वैल्यू देखी जाए तो सबसे ज्यादा होती है फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए। यस, K की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होती है? फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए, और बाकी किसी भी मटेरियल मीडियम में K की वैल्यू कम हो जाती है, तो फोर्स भी कम हो जाती है। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर कूलम्स फोर्स फॉर एनी मटेरियल मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को भी ब्लॉक कर लीजिए। इसके बाद सब हेडिंग डालेंगे हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए, तो आपने वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया, ए के ऊपर बार लगा दिया या एरो लगा दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड है ए, तो मैग्नीट्यूड के ऊपर बार नहीं आता। तो अगर आप लिखें वेक्टर ए इज इक्वल टू ए, तो ये इक्वेशन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? क्या ये इक्वेशन कंप्लीट है? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए, ये इक्वेशन सही है? नो। तो इसको सही करने के लिए किस चीज की कमी है? इस साइड पे मैग्नीट्यूड है, क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए अगर आपको याद हो तो हम क्या लाते हैं, जब मैग्नीट्यूड मौजूद हो सिर्फ डायरेक्शन दिखानी है तो हम क्या लाते हैं? यूनिट वेक्टर। तो यहां पर ऐड किया जाएगा यूनिट वेक्टर, चाहे उसे ए कैप से जाहिर करें या आर कैप से जाहिर करें। अब ये इक्वेशन कंप्लीट हो गई। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स यूनिट वेक्टर आर कैप। इसी तरह अगर फोर्स की इक्वेशन बनाए तो वेक्टर फोर्स is equal to the magnitude of force into unit vector r cap. Agree? तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप इधर आइए। ये जो हमने इक्वेशन बनाई है कूलम्स फोर्स के मैग्नीट्यूड की इक्वेशन है। अब अगर मैं कूलम्स फोर्स को एज अ वेक्टर लिखना चाहूं, यानी कि एफ, वेक्टर एफ इज इक्वल टू, अगर मैं ये पूरा भी लिख दूं तो ये जो पूरा है ये कूलम्स फोर्स का वो है क्या? कूलम्स फोर्स का क्या है? मैग्नीट्यूड। यस, ये पूरा कूलम्स फोर्स का क्या है? मैग्नीट्यूड। तो अगर ये मैं पूरा भी लिख दूं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या ये इक्वेशन कंप्लीट है? नहीं। किस चीज की कमी है? डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन को लाने के लिए, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है फोर्स का, तो डायरेक्शन को लाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा यहाँ एक यूनिट वेक्टर आर कैप, वेयर आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी विद डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके, टाइम्स यूनिट वेक्टर आर कैप। देखिए, सबहेडिंग है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। If r cap is a unit vector, if r cap is a unit vector in the direction of force, if r cap is a unit vector in the direction of force, then तो then के बाद आप फोर्स की इक्वेशन लिख लें एज अ वेक्टर क्वांटिटी।
देन क्या, एफ इज इक्वल टू, एफ एरो के साथ, एफ एरो इज इक्वल टू, आगे फोर्स का मैग्नीट्यूड वाली इक्वेशन लिखनी है जो ऊपर लिख के आए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और उसके बाद आर कैप। तो मैग्नीट्यूड की इक्वेशन के बाद आगे इक्वेशन में इजाफा हो जाएगा आर कैप का। ठीक है, कैन यू क्विकली रिकैप, आप अपनी डेरिवेशन को, अपने नोट्स को जरा रिकैप कर लीजिए क्विकली। देखें, आपने सबसे पहले कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखी, the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to क्या, product of their charges, and inversely proportional to क्या, square of distance between them. This force acts along the line joining the two charges. ये स्टेटमेंट थी। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुई, जिसकी पहली सब हेडिंग है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। उसमें आपने Q1 Q2 को और R को डिफाइन किया, फिर इक्वेशन लिखी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फिर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, फिर F directly proportional to Q1 Q2 upon R square, and F is equal to K Q1 Q2 upon R square, where K is a constant called Coulomb's constant. और फिर आपने कहा its value depends upon क्या, medium between the charges. अब आपकी सेकंड सब हेडिंग स्टार्ट हुई Coulomb constant। तो Coulomb constant डिपेंड करता है किस पर, एक और कांस्टेंट पे, एप्सिलॉन पे। इक्वेशन आई K is equal to 1/4 pi एप्सिलॉन। K is equal to 1/4 pi एप्सिलॉन। फिर आपने बताया कि जी लीस्ट वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज फॉर फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन बराबर हुआ एप्सिलॉन नॉट के। K की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी, तो K is equal to 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट हो गया। वैल्यूज प्लेस की, K की वैल्यू आ गई 9 × 10⁹ सही। उसके बाद आपने कहा कि लिहाजा कूलम्स फोर्स फ्री स्पेस में क्या होगी, F is equal to 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर हमने आज का टॉपिक शुरू किया, हमने मटेरियल मीडियम की बात की। हमने कहा मटेरियल मीडियम में एप्सिलॉन बढ़ जाएगा और एप्सिलॉन बराबर होगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट के, लिहाजा K की वैल्यू कम हो जाएगी और उसमें डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, और K की इस वैल्यू की वजह से कूलम्स फोर्स भी कम हो जाएगी और उसमें भी डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो कूलम्स फोर्स की इक्वेशन आ गई, और फिर हमने डायरेक्शन के लिए उसमें आर कैप यूज कर दिया। समझ आया? आसान है, मुश्किल तो नहीं है। कल याद करके आए थे, कल याद किया था, होमवर्क दिया था, गुड। तो आज भी इसको कंप्लीट करना है। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, लेकिन इट्स एन इजी टॉपिक एंड एवरी टॉपिक विल बी लाइक दिस। ये मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में जितना पढ़ेंगे ऐसे ही होगा, लेकिन जम के पढ़ना है, अच्छी तरह समझ के पढ़ना है, और हरकत में बरकत है। थोड़ा थोड़ा हिलते जुलते रहें, थोड़ा बताते रहें। देखिए, मैं आप लोगों के माइक ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपके माइक ऑन किए तो फिर इतनी अजीबोगरीब आवाजें आएंगी। और अभी तो मैं देख रहा हूँ बाज लोगों के घर में पीछे भाई वो वायलिन बजा रहे हैं, कोई कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो पता चला कि क्लास नहीं हुई, कुछ और ही हो जाएगा, कॉन्सर्ट हो जाएगा जुनून का, तो वो पढ़ाई नहीं हो सकेगी। लेकिन मुझे मजा आता है जब पीछे से बैकग्राउंड नॉइसेस आती रहे ना। मैं म्यूजिक में पढ़ाने का आदमी हूँ, क्लास में जब पूरी क्लास भरी हुई होती है, पीछे से आ रहा है यस सर, नो सर, तो फिर जरा मजा आता है। तो अब आप वो आवाजें तो नहीं भेज सकते मुझे, तो आप हिलजुल के बताएं। अगर समझ आ रहा है जोर से, नहीं समझ आ रहा, नहीं, तो थोड़ा सा पता चले कि क्या हो रहा है। यार आप अपने घरों में तो हिल सकते हैं ना, ऐसा कौन सा मसला है, कोई कुछ कह थोड़ी रहा है, अखबार में तस्वीर थोड़ी आ रही है आपकी। तो थोड़ा सा कीप मूविंग, हरकत में बरकत है, और उससे मुझे भी पता चलता रहेगा हाँ भाई आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। तो और मुझे आदत है, मैं हमेशा पहले उल्टा बोलता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ। तो जरा गौर से सुनिएगा कि भाई ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, मतलब मैं गलत पढ़ा दूंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं, फिर मत कहिएगा मैं खबर न हुई। ठीक है, तो यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू कीप मूविंग, हरकत में बरकत है। अब ये बताइए, अब तक जो हमने पढ़ा कूलम्स लॉ, उसमें कोई सवाल जो आपको समझ में आया हो? यू कैन रेज हैंड थ्रू द डिजिटल कंप्यूटर जी हमें बताएंगे कि अगर कोई रेज हैंड कर रहा है तो हम उसको अनम्यूट करवा देंगे। एनी रेज हैंड?
क्या किसी और स्क्रीन पे कोई रेज हैंड तो नहीं है? कोई भी नहीं है। ये खामोशी तो किसी तूफान का पता दे रही है। जी अनम्यूट कर दें। पूछ रहे हैं कुछ? जी मोहम्मद अली आयान साहब कुछ पूछ रहे हैं, अनम्यूट करा जाए। कंप्यूटर जी मोहम्मद अली आयान को अनम्यूट करें। हेलो इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी के मसाइल। तो हम वापस आ गए। मोहम्मद अली आयान साहब, किधर है मोहम्मद अली आयान साहब? इनको अनम्यूट किया जाए, इनका सवाल आ रहा है ताकि बाकी लोग भी सुने। हेलो यस हेलो जी। मेरा सवाल ये तो सर कि जो पी की वैल्यू आई थी 9 एक्सपोनेंट 9, जी तो वो मुझे बता दें कि मैंने वो रिसीव नहीं कर पाया था कि वो कैसे आई थी। 9 एक्सपोनेंट 9 जो के की वैल्यू आई थी फ्री स्पेस में। हेलो जी आया। जी आया, दोबारा बोलिए। 9 एक्सपोनेंट 9 जो वैल्यू आई थी के की फ्री स्पेस में, वो मुझे समझ नहीं आई थी, आप मुझे दोबारा बता दीजिए। अच्छा, मैंने पूछा कि 9 × 10⁹ वैल्यू कैसे आई, तो ये मैं कुछ भी बता देता हूँ, लेकिन ये आप सब लोग घर पे कर सकते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कल आपको बताई थी, एक नोन कांस्टेंट था 8.85 × 10⁻⁻12, 4 की जगह 4,
पाई की जगह 22/7 और ऊपर आएगा 1। आप इस इन वैल्यूज को कैलकुलेटर में डालिए यहां तक, 10⁻⁻12 को मत डालिए, 10⁻⁻12 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10⁻+12। तो इन वैल्यूज को डालिए, 1 से डिवाइड कीजिए, आपके पास जो टोटल आंसर आ जाएगा उसको 10⁻12 से जब एलसीएम चेंज करेंगे तो यू विल गेट व्हाट 9 × 10⁻9। सही है? कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी? यस, ओके। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अयान ने जो सवाल नहीं पूछा, यानी सिर्फ सवाल अयान ने जिसने सवाल नहीं पूछा, अयान ने आसान सवाल पूछा था, और अगर अयान आपका जवाब आपको न मिला हो तो आप आज की सारी क्लास जब खत्म हो जाए तो एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिएगा, आपको समझा देंगे दोबारा। ठीक है? एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं जो आप में से किसी ने नहीं पूछा। जरा कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट दोबारा पढ़िए। सर ठीक है, दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन क्या टू चार्जेस नहीं लिखा, और क्या 2 पॉइंट चार्जेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो भाई ये पॉइंट चार्जेस क्या होता है? व्हाट इज पॉइंट चार्जेस? What do you mean by point charges? ये मुझे इसका जवाब चाहिए। आपने तो कहा था हमें कुछ नहीं पूछा, मैं सब समझ आ गया। अगर सब समझ आ गया तो मुझे बताइए पॉइंट चार्जेस किसे कहते हैं, और यहाँ पॉइंट चार्जेस क्यों लिखा हुआ है? सर फजील आप जल्दी जल्दी अनम्यूट कीजिएगा, बच्चे बताएंगे मुझे। बतूल जरा आसिम हसन को भी अनम्यूट कर दीजिए। बतूल जरा, आसिम हसन, ईमान शाह, अलीशा फातिमा जी। बतूल आप अनम्यूट है, जरा बताइए प्लीज, आपके ख्याल में पॉइंट चार्ट किसे कहते हैं? पता नहीं, कुछ भी बोल दें। आसिम आप बताइए। सर 2 पॉइंट्स के चार्जेस के बीच का वाला डिस्टेंस। नहीं, पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं? व्हाट इज अ पॉइंट चार्ज? डिस्टेंस की बात नहीं, उन्होंने कहा बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। सर एक पॉइंट पे एक चार्ज है, दूसरे पॉइंट पे दूसरा चार्ज, यही होगा ना सर? बहुत लोग ये समझ सकते हैं कि चार्ज एक पॉइंट पर रहता है, लिहाजा उसका नाम पॉइंट चार्ज हो गया। तो इसका मतलब अगर हम जो है कोई पॉइंट पे करें तो हमारा नाम हो जाएगा पॉइंट चार्ज। नहीं, पॉइंट चार्ज का मतलब नहीं है, कोई और सोचे जी। नेक्स्ट सर, और किसको आपने म्यूट किया? अलीशा, ईमान शाह, मुनाफ साहब, हनीफ साहब, हनीफ मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद हनीफ। सप्लाई हो रही है, आई थिंक उसी को बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। व्हाट इज द पॉइंट चार्ज? क्विक कासिम हसन है। कासिम हसन तो बता चुके ना। ताबिया फातिमा, अलीशा फातिमा, आपने अनम्यूट नहीं किया किसी को भी। सर आई थिंक उन चार्जेस को कहते हैं जिनको कंसिडर किया जा रहा हो। आई एम नॉट श्योर, लेकिन जस्ट अ गेस। गुड गैस। मतलब जब हमें समझ नहीं आया तो हमें पूछना चाहिए हमें समझ नहीं आया, वरना हम गैस करते हैं। एक गैस ये आया कि जी वो क्योंकि पॉइंट पे मौजूद है पॉइंट चार्ज होगा। दूसरा ये कि जिसको भी कंसीडर करेंगे उसको पॉइंट चार्ज कर देंगे, या जो भी चार्ज पॉइंट बना रहा होगा उसको पॉइंट कर देंगे। ये हमारा एक नया पॉइंट है, लिहाजा इसका नाम पॉइंट चार्ज करते हैं। ये इससे मतलब नहीं है और सोचते हैं। सर लॉ के एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यस काव्या। सर मेरे ख्याल से पॉइंट चार्जेस वो होते हैं जब किसी स्पेस में कोई एक चार्ज को कंसिडर किया जा रहा हो, उस पे फोकस हो, शायद उसे पॉइंट चार्ज कहलाएगा। That is exactly what I said. एक्सीलेंट। अच्छा आप सबको अनम्यूट कर दें, अब हम बताते हैं आपको कि पॉइंट चार्ज का मतलब
क्या है, दिस इज व्हाट यू कैन गैस ऑलवेज कि जी जिसको कंसीडर करना है, जिस पे फोकस करना है, इसलिए वो पॉइंट चार्ज होगा। तो ये सब तो अंग्रेजी जबान की बातें हैं, जबकि कूलम्स लॉ एक साइंटिफिक, एक फिजिक्स की लॉ है। वो पॉइंट चार्ज लिख रही है तो कुछ सोच के लिख रही है, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि यहाँ लफ्ज पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सवाल 10 पॉइंट्स का हुआ स्टेट कूलम्स लॉ, और आपने इस सवाल के जवाब में लिखा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, यानी आपने पॉइंट का लफ्ज आ गए तो आपको 10 में से 0 पॉइंट मिलेगा, आपका पॉइंट गया। ठीक है, तो दिस इज सो इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज सो इंपॉर्टेंट कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। अब सुनिए गौर से, पहले ये तय कीजिए चार्ज किसे कहते हैं। आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो हिलने जुलने के लिए ऐसे भूत क्यों बैठे हुए, मभूत बैठे हुए, हिले जुले पलट रहे, आवाज आ रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है ऐसे समझिए आप आगे उसमें गाना गा रहा है, तो आगे वो गाना गा रहे हिलते हैं ना साथ साथ, हिलिए साथ में। देखिए इतना अच्छा बोलता हूं मैं, इतनी अच्छी आवाज में, सुरीली आवाज है, मधुर आवाज, वो सो थोड़ी जाएंगे आप लोग, गा गए होंगे ना, तो इतनी भी अच्छी नहीं है सो रहे आप लोग। तो पॉइंट चार्ज का मतलब समझिए, पहले ये तय कीजिए चार्ज किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मार्कर है तो ये न्यूट्रल है, अगर तो इसके न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? इसके न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि इसमें जितने वो हैं उतने ही वो हैं। क्या? जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, लिहाजा ये हो गया न्यूट्रल। अब अगर मैं आपको कहूं कि मैंने इस पे जादू किया, अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है तो इसका क्या मतलब है कि इसमें क्या चीज बदल गई? प्रोटॉन कम हो गए या इलेक्ट्रॉन बढ़ गए? इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। ठीक है, तो प्रोटॉन कम नहीं होते न बढ़ते हैं। अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो गया तो इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर इसके पास 10 मिलियन प्रोटॉन थे और 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन थे तो अब 10 मिलियन पे एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो माइनस चार्ज हो गया। और अगर फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल था और अब मैं कहूं ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गए, बल्कि इसका मतलब ये कि इसमें से वो कम हो गए। क्या कम हो गए? इलेक्ट्रॉन कम हो गए। नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो ओवरऑल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बढ़ गए। तो वन थिंग इज न्यूट्रल, इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन थिंग इज नेगेटिव, इट मींस इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन थिंग इज पॉजिटिव, इट मींस इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी दुनिया में लफ्ज चार्ज आता है तो याद रखिए हर चीज चार्ज बाद में होती है, हर चीज चार्ज बाद में होती है, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, इतना माइक्रो पार्टिकल हो, एटम से भी छोटा पार्टिकल है प्रोटॉन, एटम से भी छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो उसपे भी अगर चार्ज है तो वो चार्ज बाद में है, पहले उसका वो है क्या? मास। एवरी चार्ज हैज अ मास, हर चार्ज का क्या होता है? मास। तो जब आप कहेंगे टू चार्जेस तो वो टू चार्जेस बाद में बनेंगे, पहले वो टू मासेस होंगे, और जब वो टू मासेस भी हैं तो हम पढ़ के आए थे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of distance between their centers. तो जब दो चार्जेस की बात होगी तो वो दो चार्जेस बाद में बनेंगे, पहले वो दो मासेस भी हैं तो उनके दरमियान वो वाली फोर्स भी होगी और वो वाली फोर्स भी होगी। तो जो वो वाली फोर्स है वो न्यूटन ने डिस्क्राइब की थी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी, और क्योंकि वो चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी जो कूलम ने डिस्क्राइब की थी। तो हम कूलम की फोर्स पढ़ रहे हैं तो हम इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। वी डोंट वांट ग्रेविटेशनल फोर्स टू कम इनटू प्ले। अगर हम कहेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस तो इसका मतलब हम दोनों फोर्सेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कह रहे हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस तो हर चार्ज भी होता है, मास भी होता है, तो उसकी वो फोर्स भी होगी और वो फोर्स भी होगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी। तो ये बात तो नामुकम्मल हो जाएगी। कूलम्स लॉ का ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फोर्स की
हेलो, ओके। तो अगर आप ये चाहते हैं कि कूलम्स लॉ की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, अगर आप सिर्फ स्टडी कर रहे हैं ऐसी दो फोर्सेस, ऐसी फोर्स को दोनों चार्जेस के बीच में जो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स हो, जिसमें मास का कंपोनेंट ना हो, तो जरूरी है कि ऐसे चार्जेस ढूंढे जाएं जिनका वो तो हो पर वो ना हो, यानी जिनका चार्ज तो हो पर उनका मास ना हो। ऐसे चार्जेस ढूंढे जाएं जिनका चार्ज हो मास ना हो। ऐसे चार्जेस होते नहीं है, लेकिन इमेजिन तो किए जा सकते हैं। इमेजिनेशन में सब जाएंगे, कुछ भी इमेजिन कर ले। तो साइंसदानों ने ऐसे चार्जेस इमेजिन किए जिनका वो तो है और वो नहीं है, यानी चार्ज तो है लेकिन मास ना हो। ऐसे चार्ज का नाम है पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज इज अ चार्ज which has approximately zero mass or no mass। तो पॉइंट चार्ज का फिजिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक पॉइंट चार्ज वो इमेजिनरी चार्ज है जिसका मास कितना होता है, 0 होता है। तो पॉइंट चार्जेस के दरमियान वो वाली फोर्स तो होती है, वो वाली फोर्स नहीं होती। कौन सी नहीं होती? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। तो पॉइंट चार्जेस आर इमेजिनरी चार्जेस which have zero mass, which have negligible mass। लिहाजा जब हम लिखेंगे the force of attraction or repulsion between two point charges, तो अब प्योर खालिस कौन सी फोर्स की बात हो रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही है। अगर हम लिखते हैं खुदा न खास्ता force of attraction or repulsion between two charges, तो पॉइंट नहीं लगाया, खाली चार्ज बोला, तो अब इसका तो वो भी होगा मास। लिहाजा ये पोल्यूटेड फोर्स हो गई, इसमें पोल्यूशन आ गया। इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ कौन सी शामिल हो जाएगी? ग्रेविटेशनल। जबकि कूलम्स लॉ सिर्फ इसकी बात करना चाहती है इलेक्ट्रिक फोर्स की। लिहाजा कूलम्स लॉ इमेजिन्स अ चार्ज व्हिच हैज नो मास एंड सच अ चार्ज इज कॉल्ड अ पॉइंट चार्ज। आया खाली सिर्फ में, ठीक है? तो व्हाट इज अ पॉइंट चार्ज? जिसके बारे में जो किसी पॉइंट पर होगा वो पॉइंट चार्ज होगा, नहीं। जिस पे हम फोकस करेंगे वो पॉइंट चार्ज होगा, हाँ नहीं। पॉइंट चार्ज इज अ चार्ज व्हिच हैज जीरो मास, व्हिच ओनली हैज चार्ज। और ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम इमेजिन करते हैं ताकि पोल्यूशन खत्म हो जाए। किस चीज की पोल्यूशन हो रही थी? मिलावट हो रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हट जाए, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे और जो कुछ आपको समझ आए अपने अल्फाज में लिखेंगे। जो कुछ हमने आज पढ़ा है इसको याद कर लेंगे आज ही की तारीख में। इंशाल्लाह कल की क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड और मजीद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मजेदार कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। और एक बात बता दूं, अगली कम से कम 10 क्लास ऐसी हैं कि एवरी क्लास इज कॉन्सेप्चुअल। अभी जो आपने पॉइंट चार्ज का नाम सुना है, ईमानदारी से पता ये डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट पहले कभी सुना था? जबकि आप कूलम्स लॉ कब से पढ़ रहे हैं? आपने 10th में भी पढ़ी, आपने 8th में भी पढ़ी। तो इसी तरह से इंशाल्लाह भी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो आने वाली हर क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट होगा। तो क्लास मिस नहीं करनी आपने, क्योंकि एक क्लास मिस होने का मतलब मेरी आगे की बहुत सारी क्लास में आपको समझना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।